हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जो है वाबस्ता हो तो आप फॉर्म ई और फॉर्म आई यानी जिसको EIA फॉर्म भी कहते हैं तो इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो टेंशन की जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में यही तमाम चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर ये फॉर्म ई और EIA फॉर्म ये होता क्या है, ये किस मकसद के लिए जो है ये इशू किया जाता है, कैसे इशू होता है ये, और क्या आप इन फॉर्म के बगैर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। ये तमाम चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं पूरी डिटेल के साथ। तो मिस मत कीजिएगा कोई भी पॉइंट और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि NVJ डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनवाने के लिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फॉर्म ई और फॉर्म आई जिसको EIA फॉर्म भी कहते हैं कि ये आखिर होता क्या है। फॉर्म ई जिसको एक्सपोर्ट फॉर्म कहते हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए जो है वो यूज होता है, और फॉर्म आई जिसको EIA फॉर्म भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले जो है फॉर्म ई को समझते हैं। अगर आप फॉर्म ई को अच्छे से समझ लेते हो तो फॉर्म आई को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्म आई होता क्या है, किस मकसद के लिए जो है ये इशू किया जाता है। बेसिकली जो फॉर्म ई है यानी कि जो एक्सपोर्ट फॉर्म है, बेसिकली जो है ये एक एग्रीमेंट होता है एक एक्सपोर्टर और गवर्नमेंट के दरमियान। जैसे आप सबको पता है कि आप कोई भी चीज अगर आप बेचते हो इंटरनेशनल मार्केट में यानी एक्सपोर्ट करते हो तो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है आपको पैसे मिल रहे होते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी जो है वो आपके पास आती है, यानी फॉरेन करेंसी पाकिस्तान के अंदर आ रही होती है आपके अकाउंट में। तो बेसिकली वो जो एग्रीमेंट होता है फॉर्म ई के थ्रू जो आपके यानी कि एक्सपोर्टर के और गवर्नमेंट के दरमियान, कि भाई जो भी करेंसी आप आएगी आपके पास, जो भी फॉरेन करेंसी आप आएगी, जो भी प्रोडक्ट आप बाहर भेज रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में, उसके अगेंस्ट जो भी फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आएगी तो वो फॉरेन करेंसी जो है वो आप नहीं रख सकते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉरेन करेंसी अपने पास रख लेगी और उसके अगेंस्ट जो है वो उसको रुपीज में कन्वर्ट करके जो है वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। बेसिकली यही वो एग्रीमेंट होता है आपके और गवर्नमेंट के दरमियान। तो जो एग्रीमेंट जो होता है उस एग्रीमेंट को जो है कहा जाता है फॉर्म ई यानी एक्सपोर्ट फॉर्म। उस फॉर्म के अंदर जो है और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली उसकी मेन वजह यही होती है कि जो भी फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आएगी आप उसको नहीं रख पाओगे, उसके अगेंस्ट आपको रुपीज में वो कन्वर्ट होके आपको मिलेगा। अगर आप जो है फॉरेन करेंसी जो है वो रखना चाह रहे हो तो फिर उसके लिए है आपको रीजन बताना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि भाई आपको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म ई होता क्या है। अब ये फॉर्म ई जो है ये कैसे इशू होता है, ये विबोक के थ्रू जो है ये इशू होता है। इसकी रिक्वेस्ट जो है वो विबोक के थ्रू जो है वो बैंक्स को भेजी जाती है। विबोक के अंदर जो है आप चले जाओगे, अपनी लॉगिन आईडी जो है वो यूज करके जो है इसके अंदर एक ऑप्शन होता है यूजर सपोर्ट सिस्टम का, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है फॉर्म ई की रिक्वेस्ट जो है वो डालने का। अब इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक पूरा डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि आप जो है वो विबोक के अंदर फॉर्म ई की रिक्वेस्ट आप कैसे बैंक को सेंड कर सकते हो। तो वो दोबारा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो कुछ ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो मैं दे दूंगा, तो वहां से उसको विजिट करके देख लीजिएगा कि उसको कैसे जो है वो फॉर्म ई की रिक्वेस्ट बैंक को डाली जाती है। तो आप उसके अंदर चले जाओगे तो वहां पर जो है कुछ चीजें, कुछ फॉर्म आपके साथ आ जाएगा जहां पर क्या क्या चीजें लिखनी होगी। जो है वहां पर इंपोर्टर का नाम आप लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे, पेमेंट टर्म्स आपकी क्या उसके अंदर तय हुई है, डिलीवरी टर्म क्या तय हुई है, आइटम जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी टोटल क्या वैल्यू होगी, वो कितनी उसकी क्वांटिटी होगी, प्रोडक्ट का नाम आपको लिखना पड़ेगा, HS कोड आपको लिखना पड़ेगा, और जो है बैंक जो है कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक सेलेक्ट करोगे, फिर सिटी सेलेक्ट करोगे, किस शहर में आपकी ब्रांच है तो वो ब्रांच आप सेलेक्ट करोगे। तो जो ब्रांच वहां सेलेक्ट करके जो है आप सबमिट करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो उसी बैंक के उसी ब्रांच में जो है वो चली जाएगी। बैंक में जाने के बाद बैंक जो है वो हर चीज जो है वो चेक करने के बाद उसको या तो वो अप्रूव करेंगे या तो उसको रिजेक्ट करेंगे, या तो जो भी चीज उनको चाहिए होगी वो आपको कॉल करके बताएंगे। अब जैसे ही आपकी फॉर्म ई जो है अगर अप्रूव हो जाएगी बैंक से तो आप इसको कैसे जो है वो यूज कर सकते हो। अब ये फॉर्म ई उस वक्त यूज होगी जब आप जो है वो GD जो है वो फाइल होती है विबोक के अंदर, गुड डिक्लेरेशन जो है वो फाइल होता है। अब ये अमूमन जो है वो आपका एजेंट वो जो है वो कर रहा होता है। तो आप जो अपनी इनवाइस के अंदर वो फॉर्म ई नंबर, डेट वगैरह लिख के ये तमाम चीजें इनवाइस के साथ जो है वो फॉर्म ई की जो है वो कॉपी वगैरह भी जो है एजेंट को आप दे दोगे, तो एजेंट GD फाइल करते वक्त जो है वो फॉर्म ई जो है उस GD के अंदर अटैच कर देता है और जो है वो GD सबमिट हो जाए। अब ये बेसिकली बेनिफिट क्या हुआ, पहले जो प्रोसीजर होता था फॉर्म ई इशू करवाने का वो मैनुअल होता था, यानी बैंक जो है वो एक प्रिंटेड जो है वो
फॉर्म देते थे, ब्लैंक होता था वो एक्सपोर्टर अपने ऑफिसों में ले जाते थे, उसको फिल करके वो बैंकों में दोबारा लेके जाते थे, वो स्टैम्प में लगाता था। मतलब पूरा सिस्टम जो था वो मैनुअल था पहले। लेकिन अब जो पूरा सिस्टम जो है काफी सालों से जो चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। तो बेसिकली बेनिफिट क्या हुआ इससे? तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, जो स्मगल चीजें हो जाती थी, तो वो बड़ी आसानी से मैनुअल के अंदर हो जाता था। इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म यहाँ पे आ गया है तो इसके अंदर चीजें जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। मैं ऐसा नहीं कहता कि अभी भी नहीं हो रही है अभी भी, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम पैमाने पर ऐसा हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्मी है ये कैसे इन तमाम चीजों को रोकती है? क्योंकि तमाम चीजें जो है वो अब इंटरकनेक्टेड है। मतलब एक वन विंडो सिस्टम इसके अंदर हो गया, इसमें एफबीआर भी कनेक्टेड हो गया, बैंक भी इसके साथ कनेक्ट हो गई, कस्टम भी इसके साथ कनेक्ट हो गया। पहले क्या होता था कि ये तमाम इदारे जो है वो इन तमाम का अलग अलग सिस्टम होता था, एक सिस्टम दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता था। लेकिन अब वन विंडो के थ्रू ये तमाम सिस्टम एक ही चैनल के थ्रू चल रहा होता है। मतलब आपकी शिपमेंट जो है जैसे ही यहां से चली जाएगी, जो भी टर्म आपने सेलेक्ट किया होता है कि भाई हमने डीए पे पेमेंट आनी थी या डीपी पे, एलसी पे, जो भी टर्म थी, तो अब वो उसके मुताबिक वहां से पेमेंट जब आपकी आएगी, वहां से फर्ज कर लेते हैं कि डीए पे आपने किया था, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट पे आपके डॉक्यूमेंट वहां पहुंचे, तो वो पेमेंट आपके बैंक में आएगी। मतलब जैसे ही वो पेमेंट आपके बैंक में आएगी तो वो अपडेट हो जाएगा, आपका फॉर्मी जो वहां पे बैंक के थ्रू इशू हुआ था वो अपडेट हो जाएगा। जो अमाउंट आपने फॉर्मी में डिक्लेयर की थी वो और बाहर से जो फॉरेन करेंसी आए है वो उनको मैच कर लेंगे, भाई जितने डॉलर्स आपने मेंशन किए थे उतने डॉलर्स ही बाहर से आए हैं कि नहीं। तो ये बेनिफिट हो गया तमाम चीजों का। अगर कम आए तो भाई कम क्यों आए, तो ये तमाम चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होती हैं। अगर कुछ किसी वजह से जो है आपने शिपमेंट मूव कर ली और बाहर से पैसे नहीं आए तो ये बहुत बड़ा मसला आपके लिए हो जाता है। एक तो आपका सामान डूबा सो वो अलग, और बाद में जो है आपको जवाब देना, क्योंकि आपने फॉर्म ई इशू करवा दिया है, तो ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ है। बेसिकली हो तो जाता है तमाम चीजें, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप ये साबित नहीं कर पाते कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो यकीन माने वो जो जितने डॉलर्स का आपने फॉर्म इशू करवाया है, आपको वो डॉलर्स यहां से खरीद के स्टेट बैंक को देना पड़ता है। ऐसे भी केसेस हमने देखे। आपको जो फॉर्म यानी एक्सपोर्ट फॉर्म है वो समझ में आ गया होगा कि वो क्यों यूज होता है। जैसा कि हमने फॉर्म ही डिस्कस किया, ईआईएफ के अंदर भी ईआईएफ भी सेम यही चीज होती है। ये भी एक एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के और इंपोर्टर के दरमियान के, भाई जो भी चीज जो है आप इंपोर्ट करोगे तो उसकी जो पेमेंट होगी आप स्टेट बैंक को जो है वो रुपीज में दोगे, और स्टेट बैंक जो है जो भी फॉरेन करेंसी में आप उनसे डील कर रहे हो, डॉलर है, पाउंड है, जो भी है, स्टेट बैंक जो है उनको वो डॉलर वगैरह देगी। आप स्टेट बैंक को जो है वो रुपीज में दोगे और स्टेट बैंक जो है वो डॉलर आपके सप्लायर के बैंक में ट्रांसफर करेगी। तो बेसिकली यही तमाम चीजें होती हैं। ये इसकी रिक्वेस्ट भी विबोक से ही फाइल की जाती है। विबोक में अंदर जो है वो लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन होता है ईआईएफ मैनेजमेंट का, उसके अंदर जाकर ये की जा सकती है। इसके ऊपर भी हम पूरी डिटेल वीडियो जो है बना चुके हैं ईआईएफ के ऊपर के ईआईएफ कैसे जो है वो रिक्वेस्ट विबोक के अंदर डाली जाती है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग मेंशन कर देंगे, उसको फॉलो करके आप इजीली अपनी ईआईएफ जो है वो डाल सकते हो विबोक के अंदर। अभी ईआईएफ भी जो है सेम वही प्रोसीजर होता है, बैंक में जाती है अप्रूवल के लिए। अप्रूव होने के बाद जैसे ही आपकी जो है वो अप्रूव हो जाती है, फिर जब आपका एजेंट जो है वो जीडी फाइल कर रहा होता है विबोक के अंदर, उस वक्त जो है आपकी जो ईआईएफ है वो जीडी में अटैच करके है सबमिट कर देता है, तो पूरा प्रोसीजर वहां से स्टार्ट हो जाता है पूरा। तो दोस्तों उम्मीद है ये तमाम चीजें समझ में आई होंगी। आप समझ चुके होंगे कि भाई फॉर्म ई और ईआईएफ जो है ये क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो ये तमाम चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या हम फॉर्म ई और ईआईएफ के बगैर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो भाई आप नहीं कर सकते, इसके बगैर जो है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। हमने यहाँ पे जो है आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की कि फॉर्म ई और ईआईएफ फॉर्म ये क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर पाई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी आपको लगी, मजीद हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक हैं मजीद हमें जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।